A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is basically your maths and matter. तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले थ्योरी पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका थ्योरी पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो नीट में आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो आपके नीट में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक है टॉपिक आपका न्यूट्रल पॉइंट, अ स्मॉल टॉपिक ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। देखो छोटे छोटे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? एक वो वाला पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। उसको हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला न्यूट्रल पॉइंट। तो मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जीरो होगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट या फिर करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग वायर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? समझो भाई, कोई दो चीज का वेक्टर समेशन जीरो कैसे होता है? क्या b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो जीरो होना चाहिए। मतलब क्या? b1 वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b2 वेक्टर। मतलब क्या? इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चा? अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा? अपोजिट होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन तो क्या होगी? अपोजिट होगी। और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम होगा। जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख रहा है? सबको क्या स्क्रीन पर जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है बेटा? देखो, Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके। तो b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर जीरो। मतलब क्या? आप समझो कि तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है या फिर तुम्हारे पास करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है और करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो वो वाला पॉइंट जहां पर तुम्हारा इन सबका वेक्टर समेशन मतलब बार मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर समेशन अगर जीरो आ जाए तो वो वाला पॉइंट मेरा क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट होगा। मतलब उस न्यूट्रल पॉइंट पर तुम्हारा ये बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल इन सब की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अपोजिट होगी? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के सेम होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई हमको बच्चे? और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट। अब न्यूट्रल पॉइंट पे कंपास की नीडल रख दी तो बताओ कंपास की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आएगा? कंपास के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, आएगा sir. न्यूट्रल पॉइंट पे? नहीं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो चलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्या न्यूट्रल पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इज द न्यूट्रल पॉइंट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या न्यूट्रल पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है बच्चे। अब एक आ जाओ मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या बेटा? मैग्नेटिक शील्डिंग आ जाओ। बेटा आपने कभी ऐसा पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता था बच्चे कि तुमने अपना मोबाइल ले लिया, मोबाइल में तुम्हारे कोई भी सिग्नल नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं एंटर करनी चाहिए तुम्हारे अंदर से, तो तुम एक मेटालिक बॉक्स के अंदर बैठ गए थे। याद है कुछ आपको? मैंने बताया था, है ना। हाँ, तो ऐसी क्या है, मैग्नेटिक शील्डिंग भी होती है। मतलब क्या कि अगर एक मैग्नेट को, अगर एक तुम्हारे एक मटेरियल को किसी उसमें पुट किया गया, मैग्नेटिक फील्ड डिजाइन पुट किया गया, तो बेटा उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करती है, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करती है। और ऐसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक शील्डिंग हम इसको बोलते हैं। तो बेसिकली यार पढ़ लो, देखो क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा कोई सॉफ्ट आयरन रिंग है, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से सारी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा? उसमें से पास करेगी, ठीक है ना। बट उसके अंदर नहीं जाएगी कोई मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। देखो मोस्ट ऑफ द लाइंस आर फाउंड टू पास थ्रू द रिंग, रिंग के चारों तरफ से पास कर जाएगी पर उसके अंदर नहीं जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे में क्या बोला कि जो रिंग के अंदर का पार्ट है, जो रिंग के अंदर का पार्ट है वो क्या बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टिव है। इफेक्ट आ रहा है उसका? नहीं आ रहा है। इट इज सेम टू एज वो पुराने वाले मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में जैसे होता था, ठीक है ना। तो मतलब अंदर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जानी चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं जाना चाहिए, बस यही अपना फंडा है। तो इसका फायदा क्या होता है सर? इसका फायदा ये होता है कि जैसे अपनी महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट से, मान लो तुमने बहुत महंगी रिस्ट वॉच ले ली या कोई तुमने इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है, तुमको उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करना है? उसको बचाना है। तो उसमें क्या करोगे तुम? उसको एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है, सॉफ्ट आयरन के डिब्बे में, बॉक्स में रख दोगे, सॉफ्ट आयरन के बॉक्स में तुम रख दोगे, ठीक है ना। तो सॉफ्ट आयरन के बॉक्स में अगर तुमने रख दिया तो तुम्हारा वो जो सामान है अंदर, सामान है या फिर तुम्हारा कोई भी
कॉस्टली डिवाइस है वो मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बची रहेगी। क्लियर हो गया? बोलो भाई। छोटा सा डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्डिंग का। अब क्या होता है, एक होता है हमारे सुपर कंडक्टर्स, एक क्या होता है बेटा हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सुपर कंडक्टर्स क्या करते हैं, वो एक मेजनर इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेजनर इफेक्ट शो करते हैं। बेटा ये नाम तुम्हें याद रखना है बस। मेजनर इफेक्ट क्या होता है बेटा, कि तुम्हारे अंदर से उसके पास पास भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाती, मतलब दूर दूर से निकल जाती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो आ ही नहीं रही है और पास में भी क्या है, दूर से निकल जा रही है इसमें, ठीक है ना। कहां से निकल जा रही है? दूर से निकल जा रही है। तो सुपर कंडक्टर प्रोवाइड्स परफेक्ट मैग्नेटिक शील्डिंग, परफेक्ट मैग्नेटिक शील्डिंग, ठीक है। परफेक्ट मैग्नेटिक शील्डिंग तुम प्रोवाइड करेगा तो बेटा वो दूर से तुम्हारे पास कर जाएंगी, चली जाएंगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या तुम्हारा, बस यही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज 0। तो मतलब म्यू आर कितना होगा इसका? 0 होगा, ठीक है ना। म्यू आर अगर 0 हो गया तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू कितनी हो गई? -1, दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी कितना आ गया यहां से? नेगेटिव आ गया। कल पढ़ा था हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में, कल क्या हमने ससेप्टिबिलिटी में पढ़ा था। अगर ससेप्टिबिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या बात, क्या तुम्हारा मटेरियल को हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, बट ये तो ससेप्टिबिलिटी यहाँ नेगेटिव है, तो ये कंपाउंड क्या तुम्हारा मैग्नेटाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ठीक है ना, तो सुपर कंडक्टर्स को हम मैग्नेट नहीं बना सकते, पहली बात तो, ठीक है। तो बस यही हमको यहाँ पर देखना था। क्या तुमने देख लिया मेसनर इफेक्ट क्या होता है? तो मेसनर इफेक्ट मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारे अंदर से फ्लो नहीं कर रही है, वो मेसनर इफेक्ट उसको नाम दे दिया, ठीक है ना बेसिकली। और मैग्नेटिक शील्डिंग भी यही सेम फंडा है आपका। और अभी हमने डायमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा नहीं है, पर अभी हम पढ़ लेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक होते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। अभी के लिए याद कर लो, वैसे अभी थोड़ी देर में जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम यही बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो सब। ले लिया? ड्राइव पे करेंगे ना इसको तो? क्या बेटा? ड्राइव पे? हाँ ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा बिल्कुल, आज का लेक्चर हो जाएगा बिल्कुल। बट एक बार फिर भी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, सेफ साइड के लिए। बट अपलोड पूरा होगा, सब कुछ अपलोड होगा दोबारा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। इजी था, कुछ नहीं हार्ड है। देखो न्यूट्रल पॉइंट, अब नाम याद रखने हैं। देखो रट्टा वाला काम आ गया तुम्हारा, मैं बता दूं तुमको, याद करने वाली चीजें बढ़ गई हैं तुम्हारे लिए। अब देखो एक ना कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं ये। देखो आज तक यहाँ पर सवाल आया नहीं है, ठीक है ना, बहुत रेयर है। बट तुम्हारी बुक्स में, तुम्हारे मॉक टेस्ट्स में ये सवाल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे कभी कभी, ठीक है ना। प्लीज यहाँ देखो, लाइन जॉइनिंग क्या होता है? लाइन जॉइनिंग समझो। पहली बात, फाई को हमने डिफाइन किया था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। कोई बच्चा बता सकता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? पहले हैंड रेस करेगा फिर बोलेगा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कौन बताना चाहेगा मुझे? हैंड रेस करो, raise your hand, all those who want me to definition, who want to tell the definition of angle of declination. Yes, साक्षी बताओ भाई क्या होता है? Angle between geographical meridian and magnetic meridian. ठीक है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, बिल्कुल सही बेटा। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन उसको हमने फाई या डेल्टा से शो किया, तो फाई मतलब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो गया। अच्छा, व्हाट इज एंगल ऑफ डेप्थ? व्हाट इज एंगल ऑफ डेप्थ? कौन बताना चाहेगा? यस जानवी। Angle between direction of intensity of total magnetic field of Earth and horizontal line in the magnetic meridian. ठीक है, और इंक्लिनेशन? रुक जाओ शुभांगी, रुक जाओ शुभांगी बताएगी। Sir, yes, sir. Angle of dip in another plane, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन को छोड़ के, मतलब सही सर, साउदर्न प्लेन में अगर जो होगा एंगल ऑफ डिप, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न में इंक्लिनेशन और नॉर्दर्न में डेप्थ, ठीक है। आरुषि, क्या इन्होंने सही डेफिनेशन बताए हैं सारी? आरुषि शर्मा, क्या इन लोगों ने डेफिनेशन दी है? सही डेफिनेशन दी है, अलग गलत दी है? आरुषि शर्मा बताओ। सही दी है सर। इंक्लिनेशन की सही दी है और डिप की भी, ठीक है। यस सर। अच्छा आरुषि, आप मुझे बता सकते हो एपरेंट डिप क्या होता है? थोड़ा आइडिया दोगे एपरेंट डिप क्या होता है?
ऐसे ही रफली समझा सकती हो, थोड़ा सा आइडिया देकर? नहीं, हाँ नहीं, कुछ तो बताओ। कोई बच्चा ऐसे जो एपरेंट बताना चाहे, साक्षी, शुभांगी, जानवी के अलावा, इन तीनों के अलावा कोई बताओ भाई। क्लास में और भी बच्चे हैं हमारे पास। यस, मैं रैंडमली तो पूछना शुरू करूंगा तुम लोगों से। फॉर्मूला कौन बताना चाहेगा, कौन समझाना चाहेगा इन तीनों के अलावा? यस भव्या सोलंकी, डू यू वांट टू टेल? हादिया, मनी, चलो कोई बात नहीं। जानवी बताओ बेटा क्या होता है एपरेंट? सर फॉर्मूला तो होता है tan थीटा डैश इक्वल tan थीटा बाय cos अल्फा, और जो इसका मतलब होता है वो होता है हमारा BH, मतलब हमारे मेरिडियन प्लेन के और कोई भी एक मतलब कोई भी हमारा एक प्लेन होगा या मेरिडियन होगा उसके बीच का एंगल। गलत, एक ढंग से नहीं समझाया, मैग्नेटिक सोचो। एक मैग्नेटिक मेरिडियन और कोई भी मेरिडियन, मतलब जिसका कोई भी प्लेन, BH, हाँ। हाँ जिसका BH डैश कोई भी एक प्लेन और एक हमारा मैग्नेटिक होगा, उस प्लेन का नेट का और एक हाँ वो जो उसका है उसके बीच का एंगल को हम अल्फा कहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यस हर्षी, कुछ बताना चाहती हो, आप बोलना चाहते हो हर्षी? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखो भाई, अच्छा हमारे पास एक चीज थी BH। BH क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर जाओ देखो, अब क्या है, सेम फाइव, मतलब वो वाले एक लाइन जो बेटा किसको ज्वाइन कर रही हो, तुम्हारे सेम फाइव वालों को ज्वाइन कर रही हो। फाइव मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो उन पॉइंट्स पर, जिन जिन पॉइंट पर तुम्हारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का वैल्यू सेम आ रहा होगा, उसको ज्वाइन करती हुई लाइन को हमने नाम दिया आइसोजोनिक लाइंस। कौन सा नाम दिया बेटा? आइसोजोनिक नाम दिया हमने, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ सेम फाइव इज नेम्ड एज आइसोजोनिक लाइंस, ठीक है। अब वो वाली लाइन जहां पर इस एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। वो वाली लाइन जहां पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 होगी। उन पोजीशंस को हमने क्या नाम दिया है? एगोनिक लाइंस। क्या नाम दिया? एगोनिक। ये बेटा रट्टा मारना है, मार पा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ऐसा कोई खास, ठीक है। बस हाँ, ये हमें पढ़ाना होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इनके नाम का, ठीक है। ओके, अब हमने क्या नाम दिया? एगोनिक लाइंस हमने नाम दे दिया पोजीशन ऑफ 0,5 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोजीशन ऑफ सेम थीटा। थीटा मतलब एंगल ऑफ डिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला नाम याद रखना तुम जरा। पोजीशन ऑफ सेम थीटा मतलब वो वाले पॉइंट जहां पर अर्थ पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा? सेम सेम आ रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया? आइसोक्लिनिक लाइंस हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? आइसोक्लिनिक नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद भी रखना है, इसका तुम्हें यूज थोड़ी देर में पता भी चलेगा, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूं, उसको याद कर लो। पोजीशन ऑफ सेम थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डिप से हम यहां पर शो कर रहे हैं, ठीक है। और पोजीशंस ऑफ 0 थीटा मतलब कि जहां पर तुम्हारा थीटा का वैल्यू, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू 0 आ रहा होगा, उन पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करते हुए लाइन को हम नाम क्या देंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर या फिर एक्लिनिक लाइंस नाम दे दिया, मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर हमने नाम दे दिया है। अब वो वाले पॉइंट जहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, उसको नाम दिया आइसोडायनेमिक लाइंस। और जहां पर BH की वैल्यू 0 होगी, उन पॉइंट को कनेक्ट करते हुए लाइन को नाम दिया मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। क्या नाम दिया? मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। और ये हमें पता भी है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ में BH का वैल्यू 0 आया था और BB का वैल्यू आया था। याद करो भाई, है ना, याद है आप लोगों को? यस और नो? तो वही चीज तो है। तो देखो ये वाला चीज, और ये तो तुमने पढ़ रखा था पहले से ही। पोजीशन ऑफ 0 थीटा, थीटा 0 भी पढ़ा था तुम लोगों को, याद करो। एंगल ऑफ डिप कहां 0 होता था? मैग्नेटिक इक्वेटर पे। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे सिर्फ BH की वैल्यू आती थी, BB 0 होता था। क्या BH इक्वल्स टू B नेट आता था? और BB कितना आता था बेटा? 0। अपने को फॉर्मूले याद है नहीं है भाई? देख लो फॉर्मूले एक बार दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं। BH कितना होगा? B नेट इंटू कॉस फाई के बराबर, और BB कितना होगा बच्चों? B इंटू साइन फाई के बराबर हो जाएगा, है ना। साइन फाई नहीं, ये थीटा लिख लेंगे प्लीज, ये फाई गलत लिख दिया मैंने, थीटा आएगा यहाँ पर। ये कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म्स हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अनम अपनी ना वीडियो बंद कर लो प्लीज, ओके। और पोजीशन ऑफ सेम BH क्या नाम दिया इनको? आइसो डायनामिक लाइंस हमने नाम दे दिया। बेटा ये नामकरण तुम्हें याद रखने, और ये आइसोक्लिनिक वाला तो खासकर याद रखना, ठीक है, ओके। चलो, तो मुझे लगता है इसमें आगे बढ़ना चाहिए।
सिंपल है, ये नाम याद करने वाली बात है बेटा, रट्टा मारने वाली बात है अब, ठीक है ना। तो अब हमारा सारा काम किसका आ गया, रट्टाफिकेशन का हो रहा है, रट्टाफिकेशन का क्रैम करने का काम आ रहा है, ठीक है। ओके बस, तो वैसे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आई विल अपलोड द पीडीएफ टू। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन हुआ, बोलो भाई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी डाउट है दे कैन आस्क, रेज योर हैंड, या तुमने नहीं किए जल्दी बताओ, क्वेश्चन किए नहीं किए तुम लोगों ने। गाइस डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस और नॉट। जो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, रिलेशन दे रखा है परमेबिलिटी का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एच का, जो हमें फॉर्मूला दे दिया, और हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ एच की वैल्यू क्या होगी जिससे कि मैग्नेटिक इंडक्शन 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाए। इनका मैंने आपको सोल्यूशन भी दे रखा था, ठीक है ना, तो मुझे लगता है सोल्यूशन भी देख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो कैसे किया है, हमें फॉर्मूला तो पता ही है, बी इक्वल्स टू म्यू एच होता है, और बी का वैल्यू 1 दे रखा है उन्होंने, तो 1 उन्होंने पुट करके यहां से आपने क्या किया, वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके सिर्फ एच निकालना है, ठीक है ना। तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस फॉर्मूला, फॉर्मूले से करना है, सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था कि एक रॉड है मैग्नेटिक मटेरियल जिसका साइज दे दिया बेटा 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, और वो लोकेटेड है मैग्नेटिक फील्ड में ऑफ 0.5 इंटू 10⁴ एम्पेयर पर मीटर, ठीक है ना। देन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 5 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड इन इट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड। मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड कितना होगा ये हमको निकालना था, ठीक है ना। कितने लोगों ने किया है आंसर इसको सॉल्व, आई गेस सबने किया होमवर्क। होमवर्क बेटा अगर नहीं करोगे तो बहुत इशू आएगा, पहले बता दूं मैं आपको, यू हैव टू सॉल्व योर होमवर्क एवरी डे। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं बेटा, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट इनटू कितना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है रॉड के अंदर। पहले मुझे बताओ निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रॉड, मतलब टोटल निकालनी है, तो एक तो एक्सटर्नल वाली भी और एक तुम्हारी इंड्यूस्ड वाली भी, तो म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई निकालना है। और तुम ध्यान से देखो तो एच की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर, और आई की वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है। हाउ इज आई गिवन टू यू, आई इज गिवन टू यू एज मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, और डिवाइड में वॉल्यूम करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगाना है तुम्हें, म्यू नॉट कॉमन, एच पता है, प्लस मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड में वॉल्यूम। बस अब तुमको कैसे सॉल्व करना है, यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। यहाँ पर किसका याद रखना है तुमको, यूनिट कन्वर्जन का याद रखना है। काफी बच्चे यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन गलत कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर पूरा पक्का से गलत आएगा। तो नाउ यू हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू ओवर हियर। अच्छा म्यू नॉट का वैल्यू तुम सबको पता है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ये हमने आपको लिखवा रखी है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आगे इनका सोल्यूशन तो दे ही रखा है, तो यहाँ पर तुमने बस खाली वैल्यू पुट करना है, म्यू नॉट इंटू 4 पाई 10⁻⁷, एम का वैल्यू गिवन है 5, वॉल्यूम की कैसे, यहाँ से तुमने वॉल्यूम सॉल्व कर लिया और आंसर कितना जो भी पुट करके वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पार्ट तुम्हारा चेक करना है, तुम्हें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट इज योर्स टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था हमें, अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है, एंड इज लोकेटेड इन 4000 एम्पेयर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब हमें ये एरिया गिवन है और ये हमको गिवन है एच गिवन है, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमको दे दिया बेटा 5, मैग्नेटिक फ्लक्स हमको 5 दे दिया, कितना 25 इंटू 10⁻⁻6 वेबर के बराबर, वेबर के बराबर। फाइंड आउट फॉर रॉड परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। बेटा फ्लक्स क्या होता है पहले समझ लो, फ्लक्स शायद आपने नहीं पढ़ा है, तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, कितना होता है बी डॉट ए, ठीक है ना। फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए, तुम याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था तुमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सोचो क्या लगा सकते हो, बी डॉट ए है। हेलो क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ नहीं सर, मैं दूसरा फॉर्मूला बोल रही थी। कोई बात नहीं, तो फ्लक्स की वैल्यू तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, बी डॉट ए करके भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, अब बी निकालना है तो 5 पता है, ए पता है, तो बी निकल जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, तो बेटा एच निकालना है, तो एच कैसे निकलेगा बताओ भाई तुम लोग, नहीं एच तो गिवन है हमको, एच गिवन है, म्यू निकालना है ना हमें,
तो b इक्वल्स टू म्यू एच गिवन है, तो म्यू कितना निकल जाएगा, b बाय एच से तुम्हारा निकल सकता है, ठीक है। और b हम कहां से निकाल सकते हैं, 5 से, तो 5 बाय ए एच, यहां से तुम्हारे पास वैल्यू निकल जाएगी। देखो फॉर्मूले से फॉर्मूले तुमको बनाना है यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे मिल जाएगी। अगला वैसे सॉल्यूशन दे रखा है और ये वैल्यू से आंसर गलत है, यहाँ पर देख लेना 1/4000 कितना होता है 0.25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेना, ये शायद इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। अगला ससेप्टिबिलिटी निकालना है, तो फॉर्मूला ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो सीधे, म्यू आर -1, और म्यू आर कैसे निकालते हैं, म्यू बाय म्यू नॉट से। और मैग्नेटाइजेशन कैसे निकालते हैं, ससेप्टिबिलिटी इनटू एच करके, यहाँ पर मल्टीप्लाई है 198 ससेप्टिबिलिटी वैल्यू इनटू 4000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर, ठीक है। तो आई गेस ये सिंपल क्वेश्चन थे, आपको बस फॉर्मुलेज याद करने हैं, फॉर्मुले पर ही आधारित यहाँ पर सवाल आता है इस पार्ट में से, और ये आपका बोर्ड्स में भी आ सकते हैं यहाँ से पार्ट, और आपका नीट में भी सिलेबस में तो है ही, और बोर्ड में से भी यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी पार्ट जरूर पढ़ें, पेज नंबर 189 से लेकर 191 में जो थ्योरी दे रखी है, आप प्लीज एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। इस चैप्टर के लिए खासकर मैं आपको ये बोलूंगा। चले बेटा आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर थोड़ा जो है ना, अब सब काम क्या होगा, याद करने वाला काम होगा। हो सकता है आपने ये सब चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी हो सकता है नहीं भी पढ़ी हो, केमिस्ट्री वाले ज्यादातर टीचर फिजिक्स वाले के नाम पर डाल देते होंगे। ऐसे ही हुआ है तुम लोग के साथ भी कि पैरामेट्रिक डायमेट्रिक फेरोमेट्रिक फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे? नहीं सर, लास्ट ईयर पढ़ा था, पैरो और डाया पढ़ा है, फेरो नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, फिर चलो आ जाओ, मैं फ्रॉड से तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले बता दूं, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये रिमेंबर याद कर लेना, इसमें कोई समझना नहीं है, इसमें तुम्हें सिर्फ अभी रट्टा मारना है, बिकॉज ये सब समझाने के लिए इंजीनियरिंग लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, वो अभी हम नहीं जा रहे हैं। ओके चलो यहाँ पर देखो, पहले तो बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है बेटा किस पार्ट में, दो पार्ट्स, तीन क्लासिफाई किया गया है मटेरियल्स को, तीन, यहाँ पर तुम्हारे समय तीन है, वैसे तो होते चार हैं, ठीक है ना। फेरो भी होता है, फेरी भी होता है, बट अपने को नहीं पढ़ना, अपने को डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो पे ही फोकस करना है, ठीक है ना। हम और ज्यादा पे फोकस नहीं करेंगे, बस हमें इन तीन पे फोकस करना है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यस अर्पित, बिल्कुल, एंटी फेरो भी होता है और एक फेरी भी होता है, पर कोई बात नहीं, हमें वो नहीं, हम पढ़ाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी पे, ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग और रिलेटिव परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब हम क्या करेंगे, आई तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर और इनके ग्राफ से हम इनको बात करते देखेंगे। तो पहली बात की जो मैग्नेटिज्म का कॉज होता है, इनका नाम याद करना बस खाली, क्यों आता है। डायमैग्नेटिक में क्रिएट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गोल गोल घूमना अपने ऑर्बिट में, उसकी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म कहां से आता है, वो आता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पैरामैग्नेटिक में कहां से आता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में स्पिन्स होते हैं, वो घूमता रहता है, हाफ प्लस माइनस हाफ होता है, नहीं होता, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस माइनस लेके चलते हैं, तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आई गेस, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स फॉर्मेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो आते हैं उनकी वजह से, तुम्हारे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उन फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की वजह से, मतलब डोमेन्स बनते हैं, उनको नाम दिया गया है डोमेन्स। तो वहां पर आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिज्म का रीजन बनेगा इन तीनों मटेरियल में, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में ऑर्बिटल मोशन, पैरामैग्नेटिक में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स क्रिएशन, ठीक है। बस अब देखो होता क्या है, अगर हम किसी सब्सटेंस को, कौन सा, इन तीनों में से कोई सा भी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, उनमें से किसी को भी हम किस में प्लेस करते हैं, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो कैसे एक्ट करते हैं आइए समझते हैं। बेटा डोमेन्स कुछ नहीं है, जैसे तुमने मैग्नेट है तुम्हारे पास, उसमें बेटा तुमने मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम उसको उसमें क्या होता है तुम्हारा इंड्यूस्ड डोमेन्स मतलब समझो कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बनता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बनता है बेटा, क्या बनता है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बनता है। तो ये एरोस को हम शो करते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर्स को, ठीक है। तो इन वेक्टर्स की वजह से तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है, ठीक है ना। ये इंड्यूस्ड तुम्हारा डायपोल मोमेंट है बेसिकली, उनके हेल्प से।
यहाँ जाओ बेटा पहले ना, आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सब्सटेंस को प्लेस किया, ठीक है ना, तुमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इन किसी सब्सटेंस को प्लेस किया, तो इनका एक्ट कैसे करेंगे। तो बेटा डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, सबसे पहली बात कि अगर आप उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हो तो समझो क्या होगा बेटा, ये ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, देखो ये रेड लाइन देख रहे हो, ये रेड लाइन क्या है, ये एरो वाले रेड लाइन वाले जो हमने बना रहे हैं वो क्या है बेटा, किस में जा रहे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारा जा रहा है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और बेटा ये हमारा क्या है बेटा, बार मैग्नेट हमको दे रखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, इट इज माय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बेटा, ये क्या है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है बच्चों, एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है आपका डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट यहाँ पर बेटा ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, इनफैक्ट ये क्या करता है, अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देता, अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देता, दूर भेजता है, फेंक देता है। मतलब कि अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख दूंगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। और ऐसा कुछ अभी तुम पढ़ के आए हो, बताओ ये कौन सा इफेक्ट होता है, बताओ ये कौन सा इफेक्ट होता है, अभी नाम पढ़ा था तुमने कुछ ऐसा, गन बताओ भाई, यस मीजनर इफेक्ट पढ़ा था क्या, मीजनर इफेक्ट। तो ये कुछ कैसा इफेक्ट शो करता है आपका, मीजनर इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है प्यारे बच्चों, मीजनर इफेक्ट शो करता है। तो मतलब याद करना, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। अच्छा, तो मतलब क्या शो किया उसने, तुम्हारा बेकार मैग्नेटाइजेशन शो किया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, उसमें भी ना पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है बेटा। क्या होता है पुअर मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी जल्दी से मैग्नेट नहीं बनते, जल्दी से मैग्नेट नहीं बनते। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कुछ थोड़ी थोड़ी वैल्यू जाती है इसके थ्रू, ज्यादा नहीं जाती, कितनी जाती है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू जाती है इसके अंदर से, समझे आप। तो बच्चों हमने क्या नाम दिया कि पुअर मैग्नेटाइजेशन शो करता है। बस इसकी खास बात क्या है कि सेम डायरेक्शन होती है पैरामैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन होती है और यहाँ पर सेम डायरेक्शन होती है। तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो अंदर से जा रही है, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से जा रही है, यहाँ पर तो एक भी नहीं जा रही, ठीक है। तो आपको पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा ये आपका मैग्नेटाइज हो सकता है, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जाएंगी, सारी कहां से जाएंगी, सारी अंदर से जाएंगे, सारी अंदर से जाएंगी, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम बन सकता है, ठीक है ना। हाँ बच्चे, यस शुभांगी, यस करेक्ट, जो तुमने बोला है वो सही बोला है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होगा किसमें, सेम डायरेक्शन में, इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। देखो सीबीएसई वाले बच्चों ये तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगा, पर नीट में आ सकता है। आईसीएसई और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ये आपके स्कूल में आ सकता है, कि आपका तो सिलेबस कम नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली आईएच कर्व बनाए जाते हैं, आईएच कर्व, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या बनाए गए, आईएच कर्व बनाए गए डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। बेटा तुमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, I इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच, बताओ बेटा क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इंटू एच का। आप मुझे सोचो कि I बाय एच वैल्यू क्या देगा, क्या ससेप्टिबिलिटी, क्या I बाय एच क्या देगा, ससेप्टिबिलिटी देगा। बेटा यहाँ पर जरा देखो ये IH कर्व्स हैं, तो इन IH कर्व का स्लोप, IH कर्व का स्लोप I बाय एच ही होगा और वो ससेप्टिबिलिटी होगा। तो बेसिकली स्लोप ऑफ IH कर्व क्या देता है, ये अब सवाल है आपके, स्लोप ऑफ IH कर्व बताओ क्या देगा। अब ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ससेप्टिबिलिटी क्या देगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू देगा आपको स्लोप ऑफ आईएच कर्व। अब ये नोट करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका नोट पॉइंट है, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब ग्राफ बनता है आई और एच का, वो ग्राफ बनता है आपका कुछ ऐसे। अब जरा ऐसे में जरा ग्राफ देखोगे तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है बेटा, देखो एच की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, एच क्या है तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव है, बट आई का वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, बट आई का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और साथ में ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज स्लोप भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर स्लोप भी नेगेटिव है, बोलो बच्चों। और क्या तुम्हारा यहाँ पर आई बाय एच की वैल्यू से भी देख सकते हो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू नेगेटिव है।
और नेगेटिव है और लीनियर कर्व है। कैसा कर्व है बच्चे? लीनियर कर्व भी है। तो लीनियर है और नेगेटिव है आपका आई का वैल्यू भी, और ससेप्टिबिलिटी वैल्यू भी क्या है बेटा आपका? नेगेटिव है। अच्छा, आई का वैल्यू बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में, छोटी सी वैल्यू दिख रही है, सोचो, देखो बताओ भाई, आई का वैल्यू क्या छोटा है, तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू यहां पर क्या आती है? स्मॉल। देखो स्लोप छोटा है ना बेटा, ढलान कम है, स्लोप छोटा है, तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी स्मॉल है और नेगेटिव है। ये सब वैल्यू हमने आईएच कर्व से निकाल के रख दी, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी और आईएच कर्व के लिए। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा आई का वैल्यू स्मॉल होता है, नेगेटिव होता है और लीनियरली वेरी करता है, और साथ में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की में देखते हैं। बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा आई का वैल्यू, यहाँ पर भी आई का वैल्यू क्या बेटा? छोटा ही है, बट यहाँ पर क्या चीज है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसे है? पॉजिटिव। देखो हमेशा आई का वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, तो बेटा बेसिकली यहाँ पर H का वैल्यू भी पॉजिटिव है, I का वैल्यू भी पॉजिटिव है, बट ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगा? I बाय H, क्या वो भी पॉजिटिव? या फिर स्लोप से कंपेयर कर लो, क्या स्लोप हमेशा यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है बेटा? तो पॉजिटिव हो गया। और ये भी क्या बेटा? लीनियर कर्व है बेटा। कैसा है ये भी आपका? लीनियर कर्व ही है बच्चे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आईएच कर्व हो गया बेटा। यहां से सवाल जरूर बन सकता है तुम्हारा फॉर योर नीट पर्सपेक्टिव। अब ये जो मैं चीज समझा रहा हूं उन्हीं को आप याद रखना है। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ के यहाँ कुछ फायदा नहीं होगा, जितना इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? ये बहुत बढ़िया मटेरियल्स होते हैं मैग्नेट बनने के लिए। तो बेटा यहाँ पर ना आईएच कर्व नॉन लीनियर कर्व होता है बेटा। कैसा कर्व है? नॉन लीनियर कर्व है। और यहाँ पर धीरे धीरे देखो आई की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखना, इसके बाद क्या आई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, स्टैग्नेंट हो गई है? यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो गई बेटा? एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई है इसके बाद, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन आ गया है। क्या आ गया बच्चे? सैचुरेशन आ गया। मतलब कि सर आप कुछ भी बोलते रहो, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही। जैसे कि तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो रात में, क्या बात करो सर, ऐसे ख्वाब मत दिखाओ हमको, और तुम्हें पढ़ाई करते हुए 1 बज गया, 1 o'clock हो गया रात में, तुम बड़े अच्छे मूड में पढ़ाई कर रहे थे, अब तुम क्या कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, 1 बजे के बाद तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा वो सैचुरेशन आ गया, ठीक है ना। तुम उसके बाद भी लगे हो कि नहीं मैं पढ़ूंगा, बट दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। कभी ऐसा फील किया तुमने? वो पॉइंट क्या होगा? तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट होगा, उसके आगे तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज नहीं घुस रही है। मतलब अब तुम यहाँ पर एच की वैल्यू कितने भी बढ़ाओ, बट आई की वैल्यू यहाँ पर अब इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब सैचुरेशन आ गया। और ये आई का मतलब एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू हो गया यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो यहाँ पर आई का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, नॉन लीनियर कर्व होता है, और आई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है आई की वैल्यू बेटा? पॉजिटिव होती है। इज इट क्लियर? देख लो दोस्तों, तो ये हमारे ग्राफ हो गया आईएच कर्व का। तो दिस इज द ग्राफ फॉर आईएच कर्व। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके बेटा? डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए और एक्स और टी का कर्व। किसका? एक्स टी का कर्व। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर कर्व, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर कर्व तुम बात कर रहे हो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो बेसिकली ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। किसके लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू फॉर योर डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये स्मॉल और नेगेटिव होता है। क्या ये हमने पहले देखा था? अभी ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? स्मॉल और नेगेटिव होगा फॉर केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बेटा क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/T, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो ये सब रट्टा मारना है तुमको। ये कल मैंने तुम्हें थ्योरी दे दी थी ना, फाइल में तुमने देखा होगा पीडीएफ में। तो टेम्परेचर वैल्यू बढ़ने पर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है ना। और ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक में क्या होती है? स्मॉल और पॉजिटिव होती है। और इस लॉ को नाम दिया गया क्यूरी लॉ। क्या नाम दिया गया बेटा? क्यूरी लॉ नाम दिया गया है बच्चे, ठीक है। और ये ग्राफ आ गया आपका, ये ग्राफ है आपका। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है फेरोमैग्नेटिक से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या देखा गया
कि जब तुम टेम्परेचर रेस कर रहे हो तो तुम एक टेम्परेचर पहुंचते हो जिसको नाम दिया जाता है टीसी, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर। टीसी क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर नाम दिया गया। तो ऐसे में क्या देखा गया कि जो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया। क्या बन गया बच्चे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको लिखना पड़ेगा हमको, तो प्लीज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन कि बेटा एट, ये यहां पर इसके लिए एट T इक्वल्स टू TC, मतलब टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर, एट टेम्परेचर इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये रट्टा मारना है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस gets converted into paramagnetic substance, gets converted into paramagnetic substance। ठीक है बच्चे, तो जो फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा बेटा 1/T - TC, दैट इज क्यूरीज लॉ। पर ये सिर्फ T और TC पे हो गया, पैरामैग्नेटिक बन चुका है सब्सटेंस हमारा। ओवर हियर माय सब्सटेंस इज नाउ पैरामैग्नेटिक। TC के बाद क्या शो कर रहा है, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। देखो यहाँ पर कर्व, देखो कर्व सेम आ रहा है, सेम कर्व आ रहा है। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। और इस रीजन में क्या क्या शो करेगा, ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। बेटा ये ना मेरे, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने एग्जाम दे रखे हैं इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, नीट में भी ये सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज इसको मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन मतलब काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर में, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बेटा। कोई डाउट है यहाँ पर, वैसे तो याद ही रखना है, डाउट तो क्या ही बोलोगा, है ना, तुम्हें भी लग रहा है सर हाँ सब रट्टा ही मारना है यहाँ पर। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट। बेटा डायमैग्नेटिक में प्रोपोर्शनल कहाँ है, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, यस दिस इज रॉन्ग बेटा, ये गलत है, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट होता है देखो। ठीक है, ये गलत है बेटा, यहाँ पे मैंने काट दिया, ससेप्टिबिलिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू T, नेगेटिव होती है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा अब म्यू आर की वैल्यू बेटा ये याद करना है, म्यू आर की वैल्यू बेटा कहां से कहां लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है, किसमें, डायमैग्नेटिक में। किसमें लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। पैरामैग्नेटिक वैल्यू कहां से कहां लाई करती है बेटा, 1 से 2 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है, 1 से 2 के बीच में लाई करता है। और बेटा फेरोमैग्नेटिक में म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है 1 से, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ये 1 से बहुत बड़ा होता है वैल्यू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर का। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं होना, यू विल गेट द पीडीएफ ना। नेक्स्ट है बच्चे, यू डोंट नीड टू स्टडी दिस पॉइंट्स, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स फॉर नीट परस्पेक्टिव, यू डोंट नीड सीबीएसई परस्पेक्टिव, यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स। हाँ आई गेस आईसीएससी में ये सब है, कोई आईसीएससी वाला है बेटा यहाँ पर, आई गेस जानवी के अलावा, तो उसको बेटा ये सब रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है ना, कि भैया तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी है, मैग्नेटिक फील्ड में तुमने क्या रख दिया, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तुमने रख दिया एक लिक्विड है उसमें, तो बेटा ये लिक्विड नीचे चले जाता है, ये लिक्विड क्या चला जाता है, नीचे चले जाता है। ठीक है ना, और अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा बस। ठीक है ना, ये सब तुमको याद करना है और कुछ नहीं। तो दिस यू हैव टू, यार रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ समझाने का पार्ट ही नहीं है। मटेरियल वाला पार्ट जो होता है वो आपका मेटलर्जी में आता है। मेटलर्जी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिकली इंजीनियरिंग में है ये, तो वहां पर ये सब याद ही करना होगा। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाओ तुम सीधा इस वाले पॉइंट में आओ, जो जो मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान रखोगे, तुम्हारे एग्जाम के लिए फायदा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ना फर्जी का। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अब आगे मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में बताओ भाई, एम देखा था, एच अभी अपोजिट आया था, हमने जब पढ़ रहे थे सबसे पहली स्लाइड में देखा था, एम की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट होती है एच वेक्टर के। ठीक है ना, तो एम क्या होगा, अपोजिट होगी एच वेक्टर के और छोटी वैल्यू होगी। अब पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, एम और एच की डायरेक्शन सेम होगी बट एम की वैल्यू लो होगी, ये भी हमने देख लिया था। और फेरो में क्या होगा, एम की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और डायरेक्शन क्या होगी, एच के सेम होगी, एच की क्या होगी, सेम होगी। अब बेटा एग्जांपल्स क्या है, बेसिकली डायमैग्नेटिक का बेस्ट एग्जांपल है कॉपर, डायमंड, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, तुम्हारा पानी भी,
मरकरी, ये सब क्या एग्जांपल है तुम्हारे डायमैग्नेटिक के। तो जो मार्क करें वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑरिक, गोल्ड, ठीक है ना, जिंक, ये सब। अब पैरामैग्नेटिक का बेस्ट एग्जांपल या कौन सा याद करना है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और एक प्लैटिनम, पीटी, पीटी फॉर प्लैटिनम ही होता है ना, एक बार देख लेना केमिस्ट्री के हिसाब से पीटी क्या नाम होता है, ठीक है, आई गेस प्लैटिनम ही होता था, ठीक है, देख लेना फिर भी। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में Fe सबसे बेस्ट क्या होता है, Fe फॉर आयरन, हाँ पीटी प्लैटिनम होता है, यस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब। अब ये एल निको क्या होता है, देखो एल निको क्या है, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय, एल निको एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय। ये ना एग्जाम में पूछा था, ये वाला एग्जांपल खासकर, ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा सकता है। अब देखो तुम्हारे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी पूछने की कम है, बट ये गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं ना, ऐसे इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग बच्चे ऐसे मेरे जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो ये बेसिकली जो तुम्हारी बुक्स है ना, बुक में वही वाला डेटा है इंजीनियरिंग वाला, तो तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैंने बता रहा है उतना ही पढ़ोगे, फायदा रहेगा, ठीक है। बुक्स में तो सब कुछ दे रखा होता है, बुक्स आर फॉर एवरीवन, तो यू डोंट हैव टू गो इनटू डीप, ठीक है बच्चा। बस यही है तुम्हारा यहाँ पर मटेरियल के बारे में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तक यहीं पर इतना पढ़ना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आप मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। किसमें मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सीबीएसई पॉइंट, ये तुम्हारा ना पैराग्राफ लिखने को आता है यहाँ पर ना सीबीएसई में, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, सीबीएसई क्या बोलूं मैं, बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल बेसिकली, ये स्कूल पॉइंट से यहाँ पर क्या आता है तुम्हारे पास 4-5 मार्क्स क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना, हिस्टैरिसीस से। तो इसको प्लीज ध्यान से देखो, हिस्टैरिसीस में क्या होता है, देखो बेटा बेसिकली क्या है, तुमने एक मटेरियल ले रखा है, ठीक है ना, मटेरियल लिखा है। अब कौन सा मटेरियल, खासकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करता है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, ओनली फेरोमैग्नेटिक तुम्हारा मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस शो करता है। होता क्या है बेटा यहाँ पर कि तुमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, तुमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, किसके लिए, मैग्नेटाइज होने के लिए, मतलब वो मटेरियल क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। तो ऐसे में बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हारा जो बी होती है, बी इंक्रीज करता है, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता है तो बेटा एच का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नॉन लीनियरली। क्या इंक्रीज करेगा, नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगा। देखो अगर एच वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बी भी इंक्रीज कर रहा है, तो बी इंक्रीजेस विद एच नॉन लीनियरली। तो ये पहला वाला कर्व देखना, पहला वाला कर्व दिखा, सबसे पहला वाला कर्व, ये लाइन देख लो, मैं लाइन नंबर डाल देता हूं, ये नंबर 1 देखो, नंबर 1 अगर हमने देखेंगे कर्व ये वाला, ठीक है ना। तो बेटा अगर तुमने यहाँ पर एच का वैल्यू इंक्रीज किया, ये एच का वैल्यू इंक्रीज किया, तो मैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी की वैल्यू, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी नॉन लीनियरली, ओ से ए पाथ पर, ओ से ए पाथ पर, ठीक है ना। ओके, अब क्या करना चाहते हैं हम, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंच गए हम, टॉप पॉइंट पे पहुंच गए, टॉप पे क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया है ना। एक टाइम आ जाएगा ना एच की वैल्यू पर कि तुम अब इससे आगे मैग्नेटाइज नहीं कर पाओगे, तो बेटा वो सैचुरेशन आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको डी मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, डी मैग्नेटाइज करना हम इसको चाहते हैं बच्चों। व्हाट डू वी वांट, वी वांट इट टू गेट डी मैग्नेटाइज, ठीक है। अब जरा देखना, यहां से देखो बेटा, हमने ओ से ए में एच की वैल्यू आई, अब बेटा जब ए से बी आ रहे हैं, देखो बी पॉइंट ये है, ए से बी आ रहे हैं, तो ए से बी आने पे क्या एच की वैल्यू 0 हो गई। क्या हम एच की वैल्यू अब 0 कर रहे हैं, तो हमने एच की वैल्यू 0 करना शुरू किया, तो बेटा कायदे से बी का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए था, बट यहां पर बी का वैल्यू 0 नहीं होता है, यहां पर कुछ बी की वैल्यू आ जाती है। देखो एच की वैल्यू तो यहां पर 0 आ गई, बट ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है, इसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो कौन सी होती है, बी। इसको एक नाम देते हैं बेटा रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से। क्या नाम देते हैं इसको, बी आर से हमने नाम दिया, और ये बी आर बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी भी नाम देते हैं बेटा इसे कभी कभी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी भी नाम इसको हम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो, ठीक है ना। अब ये क्या बता रहा है बेटा कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंदर रह गई। भाई जब हमने डीमैग्नेटाइज करना शुरू किया तो क्या है पूरा डीमैग्नेटाइज हुआ है, कुछ वैल्यू इसके अंदर रह गई, बोलो भाई।
कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रह गई है और उसी को हमने नाम दिया बी आर, ठीक है ना। अब यहां पर देखना ये बी आर कब आता है, एट एच इक्वल टू 0। जब एच 0 होगा तो बी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है बच्चे, ओके। रिटेंटिविटी, अब देखो क्या हुआ, यहां से हम अभी अब एच की वैल्यू क्या करने जा रहे हैं बेटा, और कम करने जा रहे हैं। देखो नेगेटिव कर दी हमने, एच की वैल्यू नेगेटिव कर दी, तब जाकर तुम्हारा बी का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है ना, तब जाके बी का वैल्यू 0 हुआ। तो बेसिकली एच की वैल्यू जब तुम्हारी नेगेटिव हो गई है तब जाके तुम्हारा यहाँ पर पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर मटेरियल में वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो बेटा तुम्हारा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो तुम्हारा बी आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऐसे में ये जो एच होगा उसको हम नाम देंगे बेटा कोएर्सिविटी। क्या नाम देंगे हम, कोएर्सिविटी नाम देंगे, ठीक है ना। कोएर्सिविटी क्या होगी, वो वाली मैग्नेटिक फील्ड, वो वाली मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो वाली मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो बेटा आपका बी आर को खत्म करे, जो आपका बी आर को खत्म कर दे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, उसको नाम दिया गया कोएर्सिविटी। मतलब इसको किससे शो करते हैं, एच सी से शो करते हैं। और इस यहां पर बी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब तुमने क्या किया, यहां पर एच का वैल्यू तुमने और नेगेटिव डायरेक्शन में और इंक्रीज किया, तो फिर यहां नेगेटिव सैचुरेशन आया। क्या आया, नेगेटिव सैचुरेशन आया। फिर तुमने एच की वैल्यू इंक्रीज किया तो बेटा ये क्या हो गया, तुम्हारा बी का वैल्यू भी धीरे 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 इंक्रीज करने लग गया नॉन लीनियरली। और बेटा ये एक टाइप से लीफ, पत्ती ऐसे देख रहे हो, पत्ती होती है, लीफ होती है, एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये तुम्हारे पास स्कूल में इसको एक्सप्लेन करने को, मतलब ये जो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है ना, तुम्हें सेम टू सेम यही लिख कर आना है एग्जाम में। और ये बेटा ग्राफ जरूर बना के आना है। क्या बना के आना, ग्राफ जरूर बना के आना है। अब यहाँ पर एक सवाल जो तुमसे पूछा जा सकता है वो क्या है इंपॉर्टेंट, जरा देखो नीट पर्सपेक्टिव से सवाल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। तुम मुझे बताओ क्या बी का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इंटू एच होता है, क्या बी का वैल्यू म्यू इंटू एच होता है। तो बेटा बी एच कर्व का स्लोप, बी एच कर्व का स्लोप क्या होगा, जल्दी बताओ, बी एच कर्व का स्लोप क्या होगा, बी एच कर्व का स्लोप कितना होगा, म्यू होगा, मतलब परमिएबिलिटी होगा, ठीक है ना। ये आपको बेटा ध्यान रखना है, ये क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। अब बेटा ये कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस क्या हुआ, सर ये हिस्टेरिसिस आता क्यों है। बेसिकली मैग्नेट क्या करता है, जब भी आप उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उसको रखते हैं तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करते हो तब आपका क्या होता है, पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर जो उसके अंदर हुई है वो रिमूव नहीं हो पाती है, बिकॉज कुछ उसके अंदर जो डोमेन्स होते हैं वो अलाइंड रह जाते हैं पुरानी वाली मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। तो इट कैन नॉट रिमूव एग्जैक्टली द स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूरी जो अंदर है उसके अलोंग पूरा खत्म नहीं हो पाता। ये बेटा सारा एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली जो भी पार्ट है हमने सब देखा, इसका रिजल्ट देखा, ठीक है बच्चों। ये पूरा आपका थ्योरी लेक्चर है। थ्योरी मतलब पूरा 5 नंबर का स्कूल में एग्जाम से यहाँ पर आ सकता है और आपको ये ग्राफ बना के आना है और साथ में ये थ्योरी एज इट इज क्या होगे, तुम्हारे नंबर बन जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और कोएर्सिविटी। आई गेस कोएर्सिविटी समझ में आ गया तुमको और बी आर तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ। देखो अब ये भी स्कूल पॉइंट से है। अब सीबीएसई वालों का तो सिलेबस से खत्म हो गया, ये वाला पार्ट सीबीएसई से खत्म हो गया। देखो यहां पर अब ये डिफरेंशिएट करवाने को आता है। एक होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। दो टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होता है बेटा, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये भी किसकी कैटेगरी होती है, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, नॉट फॉर एनी अदर, ओनली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टीज है तो याद रखना है, प्रॉपर्टीज है तो याद रखना है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लो रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी। जरा सोचो अगर कोएर्सिविटी HC की वैल्यू भी छोटी और BR की वैल्यू भी छोटी तो बेटा ये जो आपका ये पत्ती है, मतलब ये जो ग्राफ है, ये छोटा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, थिन होगा या थिक होगा, सोचो।
ग्राफ थिन होगा थिक होगा? अगर ये बी आर और एच सी की वैल्यू छोटी हो गई तो बताओ ग्राफ कैसा होगा? पतला हो जाएगा ना, थिन। कैसा हो जाएगा बेटा? थिन हो जाएगा। बट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होता है? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, मतलब दोनों ही चीजें हाई। तो H फॉर हार्ड, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीड, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीड। देखो ये पूरा तुम्हें रट्टा मारना होगा, यहां से सवाल आता है कि बेटा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिटेंटिविटी की वैल्यू, कोएर्सिविटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो हाई लो, लो लो, लो हाई, हाई हाई, ऐसे करके तुम्हारे पास क्या होंगे? ऑप्शंस आएंगे, तो मार्क करना होगा। तो बेसिकली याद करना, हार्ड वाले में एच एच और लो वाले में सॉफ्ट मतलब लो, हल्का, तो लो लो, ठीक है ना? ओके बच्चे, तो यहां पर हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। अब देखो यहां पर, और यहां पर अब कैसा बन जाएगा? थिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? थिक ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा? थिक होगा बेटा यहां पर, ठीक है? अब इनके यूजेस और मटेरियल का नाम। तो मटेरियल कौन सा होता है? सॉफ्ट, सबसे बढ़िया सॉफ्ट आयरन होता है। कौन सा? सॉफ्ट आयरन। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? एल निको। एल निको क्या होता है बेटा तुम्हारा? एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट का एलॉय, ठीक है? ये एलॉय होता है इसका, ठीक है? और ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब कौन चीज कहां यूज होती है? परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तुम क्या चाहोगे? उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्टोर हो जाए, मतलब परमानेंट मैग्नेटिक में क्या रिटेंटिविटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? सोचो, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है बच्चे? और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तुमने सुने हैं कि भैया अगर तुमने करंट पास किया एक कॉइल पे, मतलब सॉलिनॉइड जैसे हो गया, सॉलिनॉइड जैसे हो गया, उसमें करंट पास किया तो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, और जैसे करंट बंद कर दूं तो एकदम से भी वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यही तो होते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, मतलब वो अपने अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड स्टोर ना करे, एकदम जीरो हो जाए। बी आर उसका बहुत कम, और एच सी कोएर्सिविटी वैल्यू भी बहुत कम, ओके? और ये कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, देखो ये इंजीनियरिंग पॉइंट हो गया। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के कोर्स होती है अंदर, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली, वो हम एसी चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। पर तुमने शायद क्लास 10th 11th वाले प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो कुछ ऐसे कोर्स होती है बेटा, ये ना कोर होती है। तो ये जो कोर होती है सॉफ्ट आयरन की बनती है। किसकी बनती है? सॉफ्ट आयरन की, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोर में करंट जा रहा है तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं स्टोर होगी, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हें सॉलिनॉइड पढ़ाया था, सॉलिनॉइड याद है तुम्हें? मैंने एक पॉइंट बताया था सॉलिनॉइड में कि एक ये कॉइल जो सिलेंडर होता है ये तुम्हारा सॉफ्ट आयरन का बनता है, कुछ याद है? मैंने बताया था तुम्हें और बोला था कि हम पढ़ाएंगे तुमको मैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो ये सॉफ्ट आयरन क्यों बनाया? जिससे कि मैग्नेटाइज ना हो, जो होगा तो बट ज्यादा ना हो, कम हो, मतलब कि बेकार वाला मैग्नेट बनाइए, ठीक है बच्चे? तो ये सब थ्योरी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इट इज योर थ्योरी पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ओके? अब बच्चे यहां पर जो ये हिस्टेरिसिस है, हाँ मैं बता रहा हूं अभी, मैं अभी ये बताओ, हिस्टेरिसिस लॉस ही बता रहा हूं, टाइपिंग रुक जा। तो हमने हिस्टेरिसिस समझ लिया। अब बेसिकली ना ये हिस्टेरिसिस लॉस होता है, क्या होता है कि इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया अंडर बीएच कर्व, देखो यहां पर एरिया अंडर बीएच कर्व, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। तो एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप इज बेसिकली गिवन बाय योर हिस्टेरिसिस लॉ। तो बीएच कर्व का जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ बीएच कर्व गिव्स योर हिस्टेरिसिस लॉस। क्या देता है ये तुम्हें? हिस्टेरिसिस लॉस देता है। देखो क्या होता है, तुम्हें लॉस कब से कम चाहिए? तुम्हारा जो मटेरियल है, जैसे ट्रांसफॉर्मर कोर है, ट्रांसफॉर्मर की कोर है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उसमें क्या चाहते हो? वो मैग्नेटाइज नहीं हो मटेरियल, वो मैग्नेटाइज मटेरियल ना हो। ऐसे के लिए तुम क्या चाहोगे? लॉस की वैल्यू कम हो, लॉस की वैल्यू ज्यादा हो? लॉस की वैल्यू कम हो, और कम हो तो हम यूज करेंगे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट मटेरियल यूज करेंगे। बट हम चाहते हैं कि कुछ मैग्नेट हमारे परमानेंट मैग्नेट में हमारे ज्यादा, उसमें ज्यादा, अगर जितनी ज्यादा मैं उसमें एच की वैल्यू दूं, तो अगर वापस एच कम किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कम ना हो, मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा ही रहे, मतलब लॉस तो हो गया ना भाई। एच की वैल्यू तुमने कम करी तो बी की वैल्यू भी सेम कम होनी चाहिए, पर बी की वैल्यू उतनी ना कम होके
वैल्यू रह जाती है मैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर, तो बच्चा मतलब लॉस ज्यादा हो गया, और लॉस यहाँ पर ज्यादा होना फायदेमंद है। लॉस, तो परमानेंट मैग्नेट्स मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, क्योंकि उसमें लॉस ज्यादा होता है, हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस परमानेंट मैग्नेट में तो फायदेमंद है, पर ट्रांसफॉर्मर वाले केस में बेकार है। ट्रांसफॉर्मर केस में हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए और परमानेंट मैग्नेट में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। हाई याद करना, हाई और लो से याद कर लो, स्मॉल लो हाई, तो सब कुछ हाई होना चाहिए हार्ड वाले में, सब कुछ लो होना, स्मॉल होना चाहिए लो वाले में, सॉफ्ट वाले में लो होना चाहिए। ठीक है, तो रट्टा मारने के तरीके हैं ये बस, और तो यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना अपने को, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, खाली हमने ये बता दिया। अब मैंने कर्व तुम्हें बताया था पतला होना चाहिए, पतला कौन सा होगा, सॉफ्ट वाला पतला होगा, थिन, तो थिन कौन सा है, सॉफ्ट, और हार्ड वाला क्या होगा, थिक। कर्व क्या होगा, थिक होगा, मोटाई ज्यादा, तो इसके लिए बी की वैल्यू भी एच और वैल्यू ज्यादा, और सॉफ्ट के लिए बी की वैल्यू भी कम और एच की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, बस ये इतना ही पढ़ना है, ये सब नहीं करना तुम्हें, फॉर्मुला फॉर्मुला नहीं देखना इतना ज्यादा, यू डोंट हैव टू गो इनटू दिस फॉर्मुलास। अब जरा बताओ मुझको, यहां पर ये वाला मटेरियल किसके लिए यूज किया जाएगा, ये मटेरियल कौन सा होगा, ये ध्यान से देखना, कर्व्स कौन से हैं, एम और बी कर्व हैं, ये एम और बी कर्व हैं बेटा। ये वाला पतला बी, देख बी की वैल्यू कम है ना, यहां पर देखो बी की वैल्यू कम है, इसमें देख यहाँ पर बी की वैल्यू कम है, तो बी की वैल्यू कम होगी तो मतलब किसके लिए यूज करेंगे हम, सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट किसके लिए यूज किया जाएगा, मतलब लॉस कम है, सबसे ज्यादा लॉस कम है, मतलब ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज किया जाएगा, राइट। अब बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, ज्यादा आ रही है, मतलब किसके लिए यूज किया जाएगा, ये हार्ड वाले के लिए। किसके लिए, हार्ड वाले के लिए। हार्ड वाला कहां यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब बेटा ये इसमें बी की वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, मिडल में आ रही है, मिडल में आ रही है, तो इसको बस कंप्यूटर के मेमोरी मटेरियल में यूज करते हैं। ठीक है ना, ये यूजेस हो गए, बस ये सब क्या हो गए, यूजेस हो गए। ऑल दीज आर योर यूजेस बेटा। ठीक है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा सब यूजेस वाला पार्ट हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, एंड विद दिस ये पूरा चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, खत्म होता है। देखो ये थ्योरी मैंने आज जो पढ़ाया सब थ्योरी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हें कभी कभी थ्योरी फिजिक्स में भी रट्टा मारना पड़ता है। तो विद दिस तुम्हारा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म मैटर मैग्नेटिक फील्ड, वो पूरा क्या होता है, खत्म होता है। एवरीथिंग एंड्स ओवर हियर, तो स्वाहा हो गया पूरा चैप्टर। तो ये तो सर खासकर हुआ कि यहाँ पर तुमको याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को याद करने वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती होंगी। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम फ्राइडे ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम ये चैप्टर आपको क्या कर देंगे बेटा, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, EMI will get started from your next lecture onwards. Yes guys, please log in on Kahoot, और Kahoot में your code is 96184 96184 लिखिए। ओके, और बच्चे कहाँ गए भाई, अच्छा गायब हो गए बच्चे, कम हो गए क्विज के नाम पे कम हो जाते हो, ऐसा क्यों भाई, ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हें क्विज से। अच्छा यू नो ना, यू हैव ऑफ ऑन मंडे, मंडे तुम्हारी फिजिक्स क्लास नहीं है और सैटरडे को भी क्लास नहीं है, यू नो ना। सैटरडे मंडे तुम्हारा ऑफ है, तो 3 दिन छुट्टी मिली है तुम्हें, सैटरडे संडे मंडे। अच्छा संडे को तुम्हारा टेस्ट है या नहीं, यू नो। अच्छा नहीं, और ये चेक कर लेना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अरे हमें पेपर भी डिस्कस करना है ना, वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस अ पेपर। आई गेस इतने बच्चे आ रहे हैं बेटा, सब लोग लॉगिन करो, kahoot.it पे जाओ। हाँ मुझे पता है तुम्हारा पेपर नहीं है संडे को, पर हमें पेपर डिस्कस करना है, तो मैं तुम्हारी क्लास का ले लूंगा पेपर डिस्कशन के अलग से। तो 96184 इज द कोड, लेट्स स्टार्ट। जितने बच्चे आए मुझसे स्टार्ट करते हैं, बाकी अब ऐड होते रहना। तो कोड क्या है, 96184। भाई कोड यही तो है ना, 96184। चलो पेपर स्टार्ट होता हुआ तुम्हारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। हाँ भाई पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ, इक्वल टू ज्योमेट्रिक लेंथ, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक लेंथ, नन ऑफ द अबव।
नन ऑफ द अबव। प्लीज मार्क, अपना आंसर मार्क कर दो जल्दी से। मैग्नेटिक लेंथ तो ज्योमेट्रिक लेंथ तो कंपेयर करवाया जा रहा है यहाँ पर ना, मैग्नेटिक लेंथ तो ज्योमेट्रिक लेंथ तो कंपेयर करवाया जा रहा है बेटा। सब लोग काउट पे आ जाओ। ओके, द टाइम इज गोइंग टू अप, टाइम खत्म होने वाला है। यस, टाइम इज अप। बेटा मैंने तो फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बारे में। मैग्नेटिक लेंथ छोटी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। दो बच्चों का आंसर सही है। ये शुभांगी, व्हाट हैपेंड, बोलो। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं बच्चों। ओके, फॉर्मूला था नहीं बी का, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर स्क्वायर, एक सिंगल की वजह से। एम बाय आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। याद करो फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट दे दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5 एम्पेयर मीटर स्क्वायर एंड पोल्स आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ गाइस। ओनली 5 सेकंड्स लेफ्ट गाइस। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना जरूरी था इस क्वेश्चन में। बस फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला कितना होगा भाई, m का फॉर्मूला स्मॉल m इंटू डी। और वेरी गुड, करेक्ट आंसर, 13 स्टूडेंट्स से सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो देखते हैं हम लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में शुभांगी तो टॉप पे आ गई है, ईशानी कहाँ गई भाई, अनम, देन लेखिका, देन कौशिकी, देन गंगा। वेरी गुड। देखो आगे देखो, effect due to uniform magnetic field on a freely suspended magnetic needle is, freely suspended magnetic needle को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अरे ए और सी ऑप्शन तो मैच कर गए भाई, ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ कर गया। इफ यू सी टू ऑप्शंस आर सेम राइट, कोई बात। देखो यार तुमने ना यहाँ पर याद करना, मैग्नेटिक जब हमने बार मैग्नेट को हमने किसमें रखा था, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा था, तो तुम्हारे दो फोर्सेज आए थे, एक मैग्नेटिक फोर्सेज आए थे, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 था, बट उनकी वजह से टॉर्क तो तुम्हारा आ ही रहा था। उनकी वजह से क्या आता है बेटा, टॉर्क तो तुम्हारा आ ही रहा था। टॉर्क का फॉर्मूला भी आता है m क्रॉस b। बेटा टॉर्क तो प्रेजेंट होगा बट फोर्स, नेट फोर्स नहीं होगी, मतलब जरूरी नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना इसलिए। नेक्स्ट, magnetic line of forces due to bar magnet do not intersect because